Good morning, dear teachers. Today we are here for in-house training, and the topic today is effective communication. First of all, we would like to know what communication is all about. Communication is any information that we communicate, that we share to others. Others may be students, anyone, our friends, family members, relatives, by any kind of signs, signals, by speaking or in writing, using any medium, any means, that is communication. Now, important is how can we make this communication effective? What are the key terms? What are the key items that we need to inculcate in our communication so that it becomes effective? इफेक्टिव मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो जिन तक हम शेयर कर रहे हैं उन तक उसी मायने में उस फेस वैल्यू पर वो पहुंच रहा है या नहीं। ऐसा नहीं हम उससे कह रहे हैं कुछ और, वो समझ रहा है कुछ और। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इफेक्टिव करने के लिए मेन आइटम्स क्या हैं, किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स sending or receiving of any information or any message to the receiver. Now the receiver needs to understand that message, that information in the face value. Second thing is development of interpersonal skills. किसी भी कम्युनिकेशन में जो मीन्स हम यूज करते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उस लैंग्वेज को जानना, उसके जो टर्म्स हैं, उसके जो क्राइटेरियाज हैं, उसको समझना, और अगर उसको हम डेवलप करें तो नेचुरली हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। एक्सप्रेस द आइडियाज इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब उसको पूरा, कई बार क्या होता है प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होने के कारण भी उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कई बार सुनने वाला उसको सुन कुछ और लेता है और उसके इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, इसके कितने फेजेस हैं। इसके 7 फेजेस हैं। सबसे पहला है इनिशियल सेंडर, किसी भी मैसेज को जो ओरिजिनेट करेगा, जो शुरू करेगा, उसको बोलते हैं इनिशियल सेंडर। सबसे पहले वो मैसेज को ओरिजिनेट करेगा और उसको क्या करेगा, किसी चैनल में, चैनल क्या कहते हैं, उस मीन्स को, उस मीडियम को जिसके थ्रू वो बात कर रहा है। जैसे हम लोग फोन कॉल्स यूज करते हैं या किसी के थ्रू मैसेज करते हैं, या बहुत सारे फॉर्मेट है उसके, ईमेल्स हैं, चैटिंग है, आजकल नए नए वो आ गए हैं, तो वो चैनल है। उसके बाद उस चैनल में वो मैसेज इनकोड होता है। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसको वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद वो सेंडर तक, रिसीवर तक वो पहुंचता है। अब समझने वाली बात क्या है, कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना है। जैसे सेंडर हमने बात करी, हमने बात करा चैनल का, फिर बात करी हमने इनकोडिंग की। अब हम लोग हैं मैसेज पर कि वो मैसेज है क्या। एक्चुअल में वो आइडिया या वो जो इन्फॉर्मेशन है जो हम रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, वही चीज मैसेज है। एक्चुअल में उस आइडिया को, उस इंफॉर्मेशन को हम एक रूप देते हैं। वो रूप उसका कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, वर्बल फॉर्म में हो सकता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज में कोई जेस्चर कुछ भी हो सकता है, वो आई कांटेक्ट हो सकता है, चुप रहना भी एक मैसेज है, एक जवाब है सवाल का। उसी तरह से अब रिसीवर जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा वहां, तो रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को वो फिर डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब जिस फॉर्म में पहले था, चैनल के अंदर आकर के उसका हम रूप बदले, उसको चूंकि उस हिसाब से जाना है रिसीवर तक, वहां तक पहुंचने के लिए उसका एक अलग रूप था। अब रिसीवर जो है वो एक एंटिटी, मतलब देखिए पर्सन और एंटिटी में फर्क है। पर्सन जो लिविंग बीइंग हम लोग हैं वो एज अ पर्सन हम लोग काउंट होते हैं, बट एंटिटी भी हो सकता है रिसीवर। एंटिटी इन द सेंस कि हमने कोई सामान खरीदा और वो सामान गलत निकला तो हम उस कंपनी को लिखते हैं। अब कंपनी कोई जानदार चीज नहीं है, कंपनी एक एंटिटी है, मतलब नॉन लिविंग पर्सन।
कोई भी कंपनी मान लीजिए वो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, तो वो एज अ पर्सन काउंट होता है, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया रिसीवर। अब उसको वो डिकोड करेगा। मान लीजिए हमने रिटन फॉर्म में लिखा था, तो हो सकता है हमने इंग्लिश में लिखा, वहाँ इंग्लिश पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो उसको इनको डिकोड वही करेगा जो इंग्लिश जानता हो। तो लैंग्वेज पर पकड़ होना, एक्सपर्टीज होना, ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। जिस लैंग्वेज में भी, जिस भाषा में नॉन वर्बल, कोई आदमी है जो बॉडी लैंग्वेज ऐसा उसका होता है कि उसके आधी बात उसके लैंग्वेज से ही समझ में आता है, बॉडी के ही गेस्चर पोस्चर से समझ में आता है, या उसके साथ कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, लोग टाइम स्पेंड करता है, यार ये रहता है तो मज़ा आता है। तो हर आदमी का जो कंज्यूम करने की क्षमता है नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, वो अलग अलग होती है। कोई आदमी रिटन मैसेज को ज़्यादा अच्छे से समझता है, कोई वर्बल को ज़्यादा अच्छे से समझता है, कोई वीडियो से अच्छे से समझता है। तो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और 4 तरीके होते हैं। एक है नॉन वर्बल, वर्बल, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि लेटर जो है एक फॉर्मेट में होगा, जैसे किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी ऑफिस को लिखते हैं, तो उसकी एक फॉर्मेट होती है, फॉर्मल एजुकेशन, या उसको एक फॉर्म देते हैं। नॉन फॉर्मल कहीं से भी हम एजुकेशन एक्वायर कर लेते हैं। रास्ते चलते किसी से हमने पता पूछ लिया कि भाई रामनगर कहाँ है, रामनगर नहीं मालूम था हमको, अब नॉलेज आ गया किसी से पूछ करके कि अब रामनगर यहाँ पर है, तो वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। तो इस तरह से उसके कई फॉर्म हैं, और हम लोग यहाँ पर समझेंगे सबके डूज डोंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और इंफॉर्मेशन का ये जो कम्युनिकेट करने की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सामने वाला आपके उस बात से कितना सेटिस्फाई होता है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव है आपका कम्युनिकेशन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक महिला थी, उस महिला को स्किन डिजीज हुआ। नॉर्मली पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, जेंट्स को भी होता है, बट मैंने एग्जांपल में महिला लिया है इसलिए कि वो महिला की कहानी और रियल कहानी है। तो कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होता है मैं उस पर बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे 2 मिनट में कि क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो पिंपल को लेकर के काफ़ी परेशान थी, अपने हस्बैंड से बात करी, सास ससुर से, सबसे बातचीत करने के बाद एक डॉक्टर के पास पहुंची। पहुंचने के बाद उस डॉक्टर ने कहा ठीक है क्या होता है, तो वो अपना बोलती गई और वो बेचारा दवाई लिखता चला गया। डॉक्टर लिखने के बाद हाँ भाई लो दवा ले लेना, सुबह शाम है, वो चली गई। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसके साथ कम्युनिकेट नहीं किया। उसको लगा कि यार हमने जितनी बातें कही हैं, डॉक्टर साहब ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं पूछा, दवा लिख दिया और दवा सही थी, लेकिन उसने दवा खाया नहीं। उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ अंदर से, नहीं यार हमको लगता है सही दवा उसने नहीं लिखा। क्यों? तो हम बोलते गए, उसने कुछ पूछा भी नहीं, न कुछ बताया और सीधे दवा लिख दी। वो दूसरे डॉक्टर के पास पहुंची एंड सेम थिंग हैपन्स। फिर तीसरे डॉक्टर के पास सेम थिंग हैपेंड। तब वो रुक गई कि यार ये सारे डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं। उसके दिमाग में आया अगर मेरे प्रॉब्लम को समझे बिना ये कैसे दवा लिख रहा है। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट के साथ हो सकता है कि हम सीधे डांट देते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये हो। हमको हो सकता है कि हम उसके रूट कॉज तक पहुंचे ही नहीं। उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो याद क्यों नहीं कर पा रहा है, वो लिख के क्यों नहीं लाता है, वो होमवर्क क्यों नहीं बना रहा है। हम सीधे सीधे टाल देते हैं कि तुम करता ही नहीं है, गार्जियन आए कंप्लेंट ठोक दो, दैट्स इट। हमको उसके रूट कॉज तक पहुंचना होता है। दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ कि घर वालों ने, लोगों ने समझाया यार तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है बढ़ता जा रहा है। तब एक लेडी डॉक्टर थी और वहां पहुंची वो, एंड बिलीव मी वो 20 मिनट तक बिना कलम कॉपी छुए इसकी बातों को सुनती रही वो। हाँ क्या होता है, पिंपल्स आ रहे हैं, अच्छा ये होता है, इचिंग होती है, बहुत सारा सब कुछ 20 मिनट तक सुना। और सुनने के बाद मजे की बात बता रहा हूँ, दवा वही लिखा। उस लेडी डॉक्टर ने दवा वही प्रिस्क्राइब किया जो पहले के 4 डॉक्टर 3 डॉक्टर कर चुके थे। सेम थी, वही ग्रुप थी, वही सब कुछ। और इस बार उसने दवा ली और वो ठीक हो गई, वो ठीक हुई। बताइए कि क्या पीछे के लोगों ने डिग्री नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था। वो डॉक्टर थे, उनके क्लिनिक थे, उनके पास पेशेंट थे, सब कुछ था। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण वो उसका पेशेंट ठीक नहीं हुआ। दिस वॉज ऑल ड्यू टू
लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको अपनी बात वहां तक उस माने में पहुंचाना होता है जो आप समझ रहे हैं। सामने वाला, जैसे मान लीजिए हम गुस्से में किसी से हम बोले तुमने ये काम कैसे नहीं किया, ये एक भाव है मेरे अंदर का। अब साउंड वही है जो भाषा, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, यही लाइन है, बट हमने गेस्चर पोस्चर के साथ हमने बड़ी उत्तेजना से, बड़े गुस्से से बोला। अब इसको हम लिख करके अगर किसी ऐसे आदमी को पहुंचाए जो यहाँ पर नहीं है, वो क्या पड़ेगा उसको, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, मतलब आसानी से पड़ेगा उसको, वो गुस्से वाला भाव दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा उसको, है कि नहीं। तो क्या होता है कई बार कि हमारे कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल जो गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, साउंड की इंटेंसिटी, पिच, है ना, लाउडनेस, ये सारी चीजें एड्स टू द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज। उस मैसेज में ये सारी चीजें एडवर्ब का काम करती हैं। एडवर्ब समझते हैं, कोई एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है, और उसके अंदर अगर कोई एडिंग करते हैं तो क्या है, एडवर्ब। ऐड करना सिंपल है, ऐड कर दीजिए। तो वो चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ती है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन है वो 4 तरह का है। पहला है बेस्ड है चैनल के ऊपर, कि हम किस माध्यम से उस कम्युनिकेशन को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहला नॉन वर्बल। हम वर्बल को सबसे लास्ट में डील करेंगे, इसलिए कि ये सबसे कॉमन जो है वो वही है, नॉन वर्बल, जिसमें हम बॉडी की चीज़ों को देखते हैं। बॉडी की चीज़ों को देखते हैं, उसमें क्या आता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज आता है, फेस टू फेस हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। यूज ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। हम लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार हम लोग भी पढ़े हैं, इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेंटेंस के टाइप होते हैं। अब किसी किताब को खोला तो उसने कहा कि 7 टाइप है, किसी किताब को खोला तो बोला 4 टाइप है, किसी किताब को खोला, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ और सच में ऐसा है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इंग्लिश के ग्रामर की किताब को मैंने खोला कि हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखना है, करना है, बताना है, तो क्या करें। तो मैं 2 चीज़ें ऐसी लेके आया हूँ, तो यहाँ इंग्लिश के टीचर होंगे, हिंदी के भी टीचर होंगे, बट पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो शेयर कर रहा हूँ। गलत सही हो सकते हैं हम, बट आप देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने देखा सेंटेंस के कई टाइप थे। किसी किताब ने लिखा कि 7 टाइप हैं, किसी ने लिखा 5 टाइप है। अब मैं सोच रहा था यार बच्चों को बताऊंगा कि सेंटेंस कितने टाइप के हैं, तो क्या बताऊंगा। मान लेते कोई बच्चा 7 वाला किताब होगा उसके पास, तो बोलेगा नहीं सर हम तो 7 पढ़े हैं, आप तो 2 जानते ही नहीं हैं, आप 5 ही बता रहे हैं। फिर मैंने सबको कोलैबोरेट किया, एक साथ रखा और फिर तय किया कि ये है क्या। तब मैंने पाया कि नहीं, ये 4 ही टाइप है। और जो पहला असर्टिव है ना, उसी के बाकी फॉर्म्स हैं। अफर्मेटिव असर्टिव का ही पार्ट है, नेगेटिव असर्टिव का ही पार्ट है, डिक्लेरेटिव असर्टिव का ही पार्ट है, ऑप्टेटिव उसी का पार्ट है, डिमॉन्स्ट्रेटिव उसी का पार्ट है। सब असर्टिव के पार्ट्स हैं अलग अलग, लेकिन अलग अलग किताब ने इसको अलग टाइप बताया। तो मेन मैंने पाया कि असर्टिव एक टाइप है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है इंटेरोगेटिव, ऑर्डर कमांड मारता है इंपेरेटिव, और लास्ट जो चौथा है वो एक्सक्लेमेटरी। तो ये 4 टाइप है। और कंफ्यूजन किताबों को पढ़ने, मतलब मोर स्टडी मोर हंसी आई मुझे कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मतलब बच्चे ना पढ़े तो अच्छा है, ये हो रहा है। तब मैंने उसको पिन आउट किया कि नहीं, हमको ये कंफर्म रखना है कि 4 ही टाइप होते हैं, बाकी सब इसके टाइप है। एक क्लियर मैसेज हो कि एक उस पहले टाइप के बाकी सारे टाइप हैं, और उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तब हमारे बच्चे क्लियर होंगे। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में जाएं और आप मान लीजिए कि बोल दीजिए बच्चों अपनी कॉपी उठाओ, एक पेज फाड़ो कोने से, तो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो स्टेटमेंट ही एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस समझते हैं आप? एम्बिगुअस वर्ड है दैट इज नॉट क्लियर। वो कहाँ से फाड़ेगा? ये मान लीजिए कि पेज है अगर,
तो वो पेज का 4 कोना होता है, हमने तो पता ही नहीं किस कोने से फाड़ना है। और हमने ये भी कहा कोई सवाल नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं। तो बच्चे के मन में जो क्वेश्चन है कि सर किधर से फाड़ें, उसको मैंने पहले ही रोक दिया। कोई सवाल नहीं करेगा, बस पेज फाड़ो कोने से, क्या करेगा वो? वी नीड टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि बेटर कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी की जरूरत है। बच्चा क्लियर नहीं होगा तो फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे आम, वो सीखेगा इमली। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, और बच्चे को वो चीज़ क्लियरली पहुंचना चाहिए कि हमने जो कहा वो सच मानों में वहां तक पहुंचा कि नहीं, ये क्लैरिटी। अगर किसी को क्लियर नहीं, हम लोग पूछते हैं एवरीथिंग क्लियर, एवरीवन क्लियर, हाँ, बच्चा सब बोले हाँ हाँ हाँ, बट दे आर नॉट क्लियर। उसको समझना पड़ेगा कि हाँ अपर राइट से फाड़ना है, अपर लेफ्ट से फाड़ना है, डाउन बॉटम से फाड़ना है, राइट। तो उसको क्लियर जब करेंगे तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हर बच्चा वहीं से फाड़ के लाएगा। आपको आसानी होगी कलेक्ट करने में, आपको आसानी होगी आंसर चेक करने में। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन रूट कॉज बनता है हमारे प्रॉब्लम का। तो बिफोर गेटिंग दैट, इंडल्जिंग इन दैट प्रॉब्लम, वी नीड टू make ourselves clear to the students so that they can do their job clearly. They should be clear. ये चीज़ उनके अंदर आना चाहिए। हम अपने अंदर वो इनकलकेट करेंगे कि मेरी बात बच्चों तक एकदम फेस वैल्यू पे पहुंचे, जो मैं कह रहा हूँ वही वो समझे, अदरवाइज नहीं। अनएम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। क्लियर, प्रिसाइज एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एकदम क्लियर और शॉर्ट में, लंबा नहीं, शॉर्ट में एकदम छोटे छोटे शब्दों में समझाना है। 2 वे कम्युनिकेशन, अलाउ देम टू कम्युनिकेट। उसको कोई कंफ्यूजन है तो खड़े होकर वो पूछे, ये नहीं कि क्यों खड़ा है बैठो। अब उसको जो पूछना था वो भूल ही गया, वो बैठ गया। तो ये नहीं होने देना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने रीड करा कि बच्चों के अंदर लेटर्स और अल्फ़ाबेट में कंफ्यूजन है। बच्चों को पता नहीं है कि मैंने पूछा अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, तो सबने कहा सर ABCD। तो दूसरा सवाल मैंने लगा कि अच्छा लेटर्स क्या होते हैं ये बताओ, फिर कहा उसने ABCD। तो मुझे लगा यार इसका मतलब हमने सही से कम्युनिकेट नहीं किया है। अल्फ़ाबेट्स जो है एक कंपोजिट वर्ड है। अल्फ़ाबेट्स के अंदर ऑल 26 लेटर्स जो आते हैं वो सब हैं। तो जब हम रिफ़र करें पूरे लेटर्स को तभी अल्फ़ाबेट्स हम बोलते हैं, लेकिन जब हम रिफ़र कर रहे हैं वो सिंगल आउट या 1 2 3 4 की, तब हम लेटर्स का यूज़ करेंगे। लेटर A, लेटर B, लेटर C। अल्फ़ाबेट A नहीं है, अल्फ़ाबेट A to Z है। तो जब हम कंपोजिट बात करेंगे तब बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, लेटर्स की बात करेंगे, डिजिट्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में डिजिट्स होते हैं, 9 इज़ अ डिजिट, 1 इज़ अ डिजिट। नंबर फिर एक अलग चीज़ है, 1 भी नंबर है, लेकिन जब डिजिट की बात करते हैं वो सिंगल आउट कर रहे होते हैं हम। उसके बाद कम्युनिकेशन स्टाइल जो होता है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्टाइल, हम कैसे बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बात करते समय बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनके साथ एकदम आई कांटेक्ट रखना होता है, बिल्कुल। अब ज़्यादा भी नहीं, देखिए इसका भी दोनों नेगेटिव पार्ट भी है। एकदम आँख में आँख मिलाए हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सामने वाले को ये भी नहीं दिखना चाहिए कि हम किसी और काम में इंगेज हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं और कोई और काम में भी ध्यान दिए हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन होगा बट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव के लिए ज़रूरी है फुल फेस आपका सामने हो और फिर आप बात करें, उससे कम्युनिकेट करें, आई कांटेक्ट हो। और बात करते समय कई सारे एटिकेट्स हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं या कहीं पे गए, हाँ सर बताइए, हाथ ऐसे ऐसे एकदम रब कर रहे हैं, हाँ सर बताइए। रबिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, अभी CBSE का मैं वो देख रहा था, उसमें गेस्चर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस था। वो कह रहे थे कि व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग, जस्ट स्टैंडिंग, देन ऑल्सो यू आर कम्युनिकेटिंग। ये बात मुझे मतलब एक तो पहले तो फैसिनेटिंग लगी, बाद में मैं सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि व्हेन यू आर सिंपली खड़े हैं आप, स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग, और सामने से कोई आगे कहता है सर यू आर लुकिंग ग्रेट, तो इसका मतलब आपने कम्युनिकेट किया है उसके साथ ना, अपने पहनावे से, अपने गेस्चर से, अपने पोस्चर से। दैट इज वाई ही रिसीव्ड समथिंग।
some information, some ideas, and then he responded, sir you are looking great. तो ये है कम्युनिकेशन के बहुत सारे हिस्से हैं, हम तो मतलब देखते ही रह गए। बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे हिस्से। जब हम सोच नहीं रहे होते हैं तब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बैठे हुए अचानक से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सामने वाला आके पूछता है सर क्या बात है आज बहुत खामोश खामोश से हैं, मीन्स खामोशी भी एक कम्युनिकेशन था। हम कम्युनिकेट कर रहे थे किसी के साथ कि आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक, आज मैं नहीं बोलने वाला हूं। दिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम हर रूप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। या कई बार हम अगले को सीधा भी करते हैं कि सर क्यों ये क्या पहना हुआ है आपने, ये हटा दीजिए बुरा लग रहा है। दैट इज व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग इन अ बैड वे। हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कोई चीज जो दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड देन ही हैज रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्स तभी आएगा जब अभी हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो पूरा तभी होता है जब सामने वाला रिस्पॉन्ड कर दे। इसका मतलब है कि आपने कोई मैसेज वहां तक छोड़ा है और वो रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था रिफ्लेक्स आर्क, साइंस के टीचर्स जान रहे होंगे रिफ्लेक्स आर्क। एक मैसेज होता है जो जाता है ब्रेन तक, फिर वहां से मोटर नर्व जो है पूरा मैसेज बजावता से भेजता है कि इसके खिलाफ ये रिस्पॉन्ड होना चाहिए, तब वो पूरा साइकिल पूरा होता है। एक मैसेज गया रिसीवर तक, रिसीवर से एक मैसेज वापस रिटर्न आता है। दैट इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ दैट कम्युनिकेशन। आइए हम लोग देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिस नॉन वर्बल को काइनेसिक्स भी बोलते हैं। इसके ना कुछ वो है डूज हैं, डोंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके बुरे मतलब उसके बैड इफेक्ट्स हैं, वो नहीं करने चाहिए, और कुछ हैं जो अच्छे हैं। तो डूज में हम लोगों को क्या करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं, जब हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक और बात, लैंग्वेज जो है, चूंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो बिना लैंग्वेज की बात किए हुए कम्युनिकेशन पे कोई बात हो नहीं सकती, इसको छोड़ करके। जैसे ही साइंस की बात करेंगे तो न्यूटन की बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिना न्यूटन की बात किए हुए हम साइंस की बात नहीं कर सकते। इन द सेम वे हम अगर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज के बिना बात नहीं कर सकते। एक सवाल आया बच्चों ने, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बच्चों ने कहा कि टेंस जो है सर ये क्या है। तो हमने उस क्वेश्चन को बच्चों पे ही फेंक दिया। अच्छा कौन जानता है कि टेंस क्या है। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला कि सर काल। मैंने कहा वेरी गुड, काल तो है, लेकिन जो सवाल आया है कि व्हाट इज टेंस, ये काल नहीं है, ये तो तुमने इसका हिंदी कर दिया, ये काल हो गया। जैसे हम कहते हैं अगर बच्चों से पूछ दीजिए व्हाट इज फ्रूट तो बोलेंगे सर, व्हाट इज मैंगो तो बोलेंगे सर आम। ही इज एक्चुअली नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन, ही इज जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू अनदर लैंग्वेज, है ना। कम्युनिकेट कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कम्युनिकेट हो रहा है। तो एक्चुअल में उसकी मीनिंग होगी क्या कि इट्स अ जूसी फ्रूट। मैंगो क्या है तो आम नहीं है, वो आम तो हिंदी में बोलते हैं उसको, वो जूसी फ्रूट है। इसी तरह से उसने पूछा काल क्या है, तो अब काल तो नहीं हो सकता ना कि टेंस क्या है तो काल, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो हिंदी हमने बता दी। तो मैं सोचा यार किताबें खोलता हूँ, देखता हूँ क्या लिखा हुआ। मैक्सिमम किताब में लिखा हुआ था टेंस, और शुरू हो गया इसके 3 प्रकार होते हैं। तो वहां भी मुझे नहीं मिला भाई यार ये टेंस होता क्या, ये तो दिया ही नहीं बुक ने। खोलता गया, एक बुक मिली मुझे टुगेदर विद की, वहां उसने लिखा था कि काल इज नथिंग, टेंस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम कहा चलो ये तो मिल गया हमको। और मैंने वहीं से लॉजिक लगाया कि अगर बच्चों को टेंस पढ़ाना है तो आप उसको वर्ब के फॉर्म्स बता दीजिए कि किस फॉर्म में क्या होगा टेंस, वो वर्ब का फॉर्म, वो टेंस पकड़ लेगा। तब एक बुक मिली मुझे, उस बुक में लिखा था कि काल जो है टेंस, ये टाइम के साथ साथ, वो हेडिंग ही दिया हुआ था टाइम एंड टेंस। तब मैंने पढ़ा कि जब दुनिया बनी थी टाइम तब से है, भले हमने उसको टाइम फ्रेम में नहीं लगाया कि दिन के 12 बजे में 12 बजता है या रात के 1 बजे में 1 बजता है, हमने टाइम फ्रेम में उसको नहीं लाया था, लेकिन सुबह तब भी होती थी जब टाइम नहीं हम कैलकुलेट करते थे। तो उसने कहा कि दुनिया जब से बनी तब से समय था, टाइम था। टेंस कब आया, जब लैंग्वेज में समय की जरूरत पड़ी, जब लैंग्वेज में समय की जरूरत पड़ी तब टेंस का उत्पत्ति हुआ या उसका जन्म हुआ। अब कैसे, तो मतलब गो मतलब जाना, ठीक,
अब मैं इसको समय में कैसे बांधूं? जाना एक वर्ड है, अब ये जाने वाला जो क्रिया है, जो क्रम है, ये पास्ट में भी होगा, हुआ होगा, और फ्यूचर में भी होना है, और प्रेजेंट में भी होना है। तो अब इसको कैसे हम बांटेंगे? जाना और देखिए गया, एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है। गया, जाएगा, ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड है, और कह रहा है कि वर्ब जो जाना है इसी का वो तीनों फॉर्म है। तो जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे, अगर बच्चे को ये बताया जाए, बजाय इसके कि पहले आप उस टेंस के तीनों फॉर्म पर चले जाएं, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट करने से पहले आप उसको टेंस समझाएं कि टेंस कब आया, क्यों आया, उसकी भाषा में क्यों जरूरत पड़ी, तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब ज्यादा अच्छा होगा, और तब हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। बच्चे अदर एक्टिविटीज में तभी इंडल्ज होते हैं जब उनको सब्जेक्ट मैटर समझ में नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट मैटर समझ में आने लगेगा, सब कुछ छोड़ के वो उस पर लग जाएगा, एंड देन ही विल एक्सप्लोर। बहुत प्रोडक्टिव होगा वो क्लास, बहुत प्रोडक्टिव होगा वो स्कूल, और बहुत प्रोडक्टिव होगी उसके बच्चे, बहुत प्रोडक्टिव होंगे, और वो फिर बहुत सारे काम में यूज होते हैं। और अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे? एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा है ना रेस्पॉन्सिव, वो भी अपने जीवन में जो बहुत सारे सोशल प्रोफेशनल प्रॉब्लम आएगा उसको वो सॉल्व करेगा। और कम्युनिकेशन, आपने ऐड सुना होगा, बात किया तो जिंगा लाला, है नहीं? कोई प्रॉब्लम आए, मन में आता रहता, पूछ नहीं, ये हाफ दाम में मिल जाएगा। गए किसी दुकान में, कोई चीज मिला, रहे यार इसका तो बहुत रेट है, पूछना हाफ दाम में मिल जाए, कोई डिस्काउंट है क्या? पूछ नहीं रहा है, जब पूछा मालूम हुआ 50% डिस्काउंट था, तो उधर से मन में आता, पूछ लिया तो जिंगा लाला। तो मतलब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गया। हमको पूछने देना है और खुद पूछना भी है। उससे क्या होगा? ये भी आता है कि क्लास में हल्ला हो रहा है, ये नहीं, क्लास जिंदा है। हमारे चंद्रशेखर सर थे, ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन, बहुत इंग्लिश के महान विद्वान थे। एसएसटी भी कई बार जब टीचर एब्सेंट होते थे तो चले आते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके अंदर था क्या कि क्लास एकदम मतलब शांत, एकदम पूरा, कोई हिल नहीं सकता। इवन गर्मी के दिनों में अगर पंखे की आवाज ज्यादा होने लगी, पंखा बंद कर देते थे। अब जो बच्चे हल्ला करते थे हम उन पर टूट पड़ते थे कि यार तुम्हारी वजह से पंखा बंद हुआ, हम पसीने में पढ़े सर के क्लास में। तो ये नहीं होना चाहिए। लेट देम आस्क, क्योंकि जब वो पूछेंगे नहीं ना तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। वन वे कम्युनिकेशन में नहीं बात बनेगी। उनको पूछने दीजिए, तभी क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट की, मैटर की। समझ में जितना अच्छा आएगा उतना ज्यादा वो प्रोडक्टिव होगा। उसके बाद था, हम लोग हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक के भी कई फॉर्मेट होते हैं। पॉलिटिकल हैंडशेक होते हैं जहां पर एक बार हाथ मिलाएंगे और दूसरे बाजू से उनके बाजू को पकड़ते हैं। ये पता नहीं था हमको भी, हम तो बस ऐसे हाथ मिलाते थे। पॉलिटिकल हाथ मिलाना, सोशल हाथ मिलाना और फ्रेंडली हाथ के साथ गले मिल लेना, कंप्लीटली डिफरेंट वो होता है, गेस्चर होता है। फेशियल एक्सप्रेशन हमको बहुत अच्छा रखना है। हम कितने भी ग्रीफ में हो, दुख में हो, सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि हम किस अवस्था से आ रहे हैं। और फिर ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से भी होता है। हम कलीग हैं, ऑफिस में कैसे ग्रीट कर रहे हैं, स्कूल में, क्लास में। अब क्लास में बच्चे को थोड़ी गला लगा रहे हैं, है ना? तो हर जगह उसके अलग अलग मापदंड होते हैं। उसके बाद क्या नहीं करने हैं, तो साथ बैठ करके और कोई मीटिंग चल रही हो तो पीछे लीन नहीं करना है, अपने किसी सहपाठी के तरफ या कलीग के तरफ, देख कैसा हो रहा है ना? या कोई आ गया, देख वो सर भी आ गए बट लेट आए, तो ये नहीं होना चाहिए। क्रॉसिंग योर फिंगर्स या आर्म्स, कई बार होते हैं लोग उंगलियां तोड़ने लगते हैं, तो ये चीज़ें नहीं है, एटिकेट में नहीं है। नॉट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, बात कर रहे हैं जिससे उससे आंख भी नहीं मिला पा रहे हैं। रिटन फॉर्मेट जो होता है उसके भी कई सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसमें भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि वो जो रिकॉर्ड होता है, रिटन इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं, आइडियाज, ओपिनियन, कुछ भी, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह से हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। कवर्स ऑल द मेजर इंफॉर्मेशन दैट सीम्स नेसेसरी टू बी कम्युनिकेटेड। कई बार चीजें वैसी होती नहीं बट हम उसमें कम्युनिकेट करते हैं कि ये है। सर्कुलेशन इज वेरी इजी। रिटन डॉक्यूमेंट है, अभी मान लीजिए कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सारी चीजें अगर पर्चे में लिखी होती तो हम सबको बांट देते कि ले जाइए। और फिर ये अच्छा भी होता है, कोई पॉइंट बोलने में छूट गया तो आपको रिटन में पहुंच गया, ये भी अच्छा है।
सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा, जो स्टैटिक्स हम बनाते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसमें एनालिसिस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। और गुडविल भी बनता है कि चलो मान लीजिए हम ऐसा कर पाते, एट रैंडम हो गया कि आपको लेना है, बट ऐसा कर पाते तो हम पम्पलेट छपवा के सबको देते कि मेरे पास ये डाटा है, आप भी लो। कम्युनिकेशन स्किल कैसे कैसे ठीक करना है, हमने बहुत सारी बातें करी है, वो बातें वो भूल भी जाएंगे कुछ लोग, हर पॉइंट थोड़ी याद रहता है। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट के फायदे हैं, और इसके नुकसान भी है कि लिखने में टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम किल होता है इसमें, एंड नॉन फ्लेक्सिबल है, जो लिखा गया उसके अंदर कोई चेंजिंग अब नहीं हो सकता। नो स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन, मान लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमने रिटन में आपको पास किया, अब उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया कि क्लास में आप बच्चों को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो लेट देम अलाउ कि अगर उसके ऊपर उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, पूछते भी बच्चे, मैम इसको कैसे लिखना है ना, इसको कैसे आंसर करना है, पूरा लिख करके करना, क्वेश्चन लिखना है कि नहीं लिखना है, ओनली आंसर करना है। कई क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, उससे क्या होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। तो रिटन डॉक्यूमेंट में वो क्लैरिटी अवेलेबल नहीं होता है, बस एक बार हमने पास कर दिया है एंड उसके बाद कुछ नहीं। तो ये एक डिमेरिट है। डिमांड्स राइटिंग एफिशिएंसी, क्या होता है कि इसमें लिखने की जो क्षमता है, उसकी जो एक्सपर्टीज है वो होनी चाहिए। लिखने का मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी लिख देंगे, उस लिखने का एक फॉर्मेट होगा, एक तरीका होगा, और जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे होंगे उस लैंग्वेज पर आपको कमांड है कि नहीं, वो भी उस रिटन डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ये सारी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, हमने लिख करके दिया कुछ, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड थे जिसका मीनिंग आपको समझ में ही नहीं आया, लेकिन वही इंपॉर्टेंट था, दैट वर्ड वॉज द क्रक्स ऑफ द ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसका आपने कैजुअल लिया, अच्छा चलो ना कुछ नहीं होगा, और वही मिस हो गया, है ना। मान लीजिए सर ने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट लेके आना आपको घर से, उसमें लिखा हुआ था दिस एंड दिस, और एक इंफॉर्मेशन, एक आप डॉक्यूमेंट लेके आ गए, सर ने कहा रहे एंड वो भी था, अरे सर हम तो उस पर ध्यान ही नहीं दिए, क्योंकि उसको हमने कैजुअली ले लिया। या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कई बार एक वर्ड के कई माने होते हैं, तो वो चीजें भी आ जाती है। ये थी नॉन वर्बल की, रिटन की, नॉन वर्बल की हो गई। अब आइए वर्बल। वर्बल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम लोग बात करते हैं, अभी हम वर्बली ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्बल का एडवांटेज ये है कि इट सेव्स टाइम, सबसे पहला एडवांटेज यही है कि समय बचाता है। इट इज़ क्विक, बहुत जल्दी हम भेज भी देते हैं मैसेज, और हमको फीडबैक भी, रिस्पॉन्स भी आ जाता है। इट सेव्स मनी, अच्छा पैसे कैसे बताता है, अभी मैंने पेपर की बात करी ना, बोल दिया हमने, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, हमने कोई पेपर भी सप्लाई नहीं किया, तो पेपर का भी पैसा बचा, इंक का भी पैसा बचा, है ना। तो इट सेव्स मनी ऑल्सो। और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्विक होता है इसमें। फीडबैक इज क्विक, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड भी है, आसानी से पहुंच जाता है। ईज ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस टॉपिक पता हो और आप बोल दो। आज के डेट में सबसे एफिशिएंट वे यही है कम्युनिकेशन का। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें चांसेस होते हैं मीनिंग के डिस्टॉर्शन के। मीनिंग कई बार गलत इंटरप्रेट हो जाता है, हम कह कुछ रहे हैं और समझ कुछ रहे हैं। कई बार जो रिटन में होता है ना, कॉमा का, वहां रिटन में तो दिखता है कॉमा, बोलने में आपने कहा खाओ मत, रहने दो, और कॉमा को और पीछे ले आते हैं, खाओ मत, रहने दो, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो रिटन में वो कॉमा होता है, लेकिन वर्बल में हम वो कॉमा थोड़ी यूज कर पा रहे हैं। नॉन कन्वीनियंस फॉर लॉन्ग मैसेजेस, लंबी बात हो जाए तो नेचुरल है उसमें कि कुछ बातें तो आप भूल ही जाएंगे। क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, कई बार होता है कि शुरू में हम जो बात कर रहे होते हैं, लास्ट में जाकर उस पर हो जाते हैं नॉर्मल, तो सुनने वाला को लगता है भाई ये करना था कि नहीं करना था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। शुरू में कहा कि नहीं नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, करना है आपको, ये है वो है, और बाद में उन्होंने कहा कि देख लेना ना, हो जाएगा, तो मतलब तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अच्छा, कम्युनिकेशन की कॉस्ट, अब मोबाइल से बात करनी है तो उसमें नेट चाहिए, पूरा पैक चाहिए, तभी हो पाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं पर कॉस्ट है कहीं पर नहीं भी है। नॉन वर्बल में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जो नॉन वर्बल गेस्चर पोस्चर की बात हम कर रहे थे, तो कई बार क्या होता है कि वो हमारे मीनिंग को बहुत ज़्यादा
क्लैरिटी प्रदान कर देता है, इजी प्रेजेंटेशन होता है, हम साइलेंटली भी बैठ के कम्युनिकेट कर लेते हैं और वेस्टेज ऑफ टाइम को रिड्यूस करता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव पर। कम्युनिकेशन का अपना जो पर्सपेक्टिव है, वो सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज पर कमांड। लैंग्वेज पर हम जितना अच्छा कमांड रखेंगे उतनी अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी होगी। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस भी बहुत मैटर करती है। कई बार गलत कम्युनिकेशन से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपको सचेत कर देता है इस बात से कि देख भाई कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई गलत मैसेज या कोई गलत बात नहीं हो जानी चाहिए। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो हम सब ने, आप सब ने हमेशा अपने पेरेंट्स होता, फलाने जगह जा रहे हो वहाँ ऐसा मत करना, उधर जा रहे हो ऐसा मत बोलना, है ना। तो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम लोग कम्युनिकेशन को प्रिसाइज करते हैं, चेक करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स को हम लोग वहाँ पर तय कर लेते हैं। प्रिजुडिस होता है कि हम पहले से मन में एक आइडिया को एक सिंगल टाइप में सेपरेट कर लेते हैं और फिर उसी को हर किसी पर लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक्सपीरियंस किसी खास पर्सन के साथ बुरा है अगर, तो अब उस चीज को हम हर पर्सन के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ मिलेंगे ना तो वही होगा जो उसके साथ हुआ था, है ना। फिर वही रिजल्ट आएगा, उसके पास भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। ये गलत चीज है, प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी तभी होगी जब आप पहले से प्रिजुडिस नहीं होंगे। अगर आप पहले से तय कर देंगे सारे बच्चे नालायक है तो क्या पढ़ाएंगे आप, नहीं पढ़ाएंगे। या पहले से हम तय कर लेंगे क्लास 9 के बच्चे तो बहुत गंदे हैं, हमको तो टाइम पास करके आना है वहां से, तो फिर आप अपना 100% वहां पर नहीं दे पाएंगे। यू शुड बी न्यूट्रल। आप एकदम पहले दिन की तरह से चार्ज अप होके जाएंगे कि आज मुझे बच्चे को ये देना है वो देना है, अपना पूरी तैयारी करके जाइए और फुल कम्युनिकेशन, अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जो कुछ भी आप करके आए हैं वो वहां तक पहुंचाइए। यू विल फील द डिफरेंस, आई गारंटी यू विल फील द डिफरेंस। उसके बाद फीलिंग ये है कि हम लोग एक जगह पर एक तरह से बिहेव करते हैं, दूसरी जगह पर दूसरी तरह से बिहेव करते हैं। जैसे घर पर मान लीजिए जैसे हम बिहेव करते होंगे आप बिहेव करते हो सकता है स्कूल में हमारा एक अलग रूप हो, अलग तरह से हम बिहेव करते हो। तो यहीं से निकल के रोड पे जाएंगे तो फिर अलग बिहेवियर हो जाएगा, मार्केट में जाएंगे अलग बिहेवियर हो जाएगा। हर आदमी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को चेक करता है, उसको डिसाइड करता है ना। यहीं पे हम विद इन स्कूल भी देखते हैं, प्रिंसिपल सर के सामने खड़े होंगे तो हमारा गेस्चर पोस्चर एक अलग होगा, हम अपने कलीग के सामने खड़े होते हैं फिर अलग हिसाब से होते हैं, अलग हिसाब से कम्युनिकेट भी करते हैं। फिर क्लास में स्टूडेंट के सामने होते हैं तो अलग किस्म से होते हैं, किसी गार्जियन के सामने होते हैं तो अलग किस्म से होते हैं, ड्राइवर खलासी से बात कर रहे होते हैं तो अलग किस्म से बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कम्युनिकेशन को लेकर के, बहुत सारे एरियाज है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, जितना उतना आपके व्यक्तित्व में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके गेस्चर पोस्चर, आपके जो पर्सनल जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें निखार आएगा। राइटिंग में जो बेसिक्स हैं, राइटिंग के जो बेसिक्स हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो लोग रिटन कम्युनिकेशन करते हैं उनको लैंग्वेज पे बहुत कमांड चाहिए होता है। ग्रामर की स्किल चाहिए होती है, राइटिंग स्किल्स चाहिए होती है, कॉम्प्रिहेंशन की स्किल चाहिए होती है, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो जाए, है ना। बहुत सारे एरियाज हैं तो उन सब पर एक्सपर्टीज चाहिए होती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि क्लासरूम इन्वायरमेंट जो होता है वो प्योरली डिपेंड करता है कि हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। उनकी भाषा कैसी है, क्या अम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है, क्लास का इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिक है या इनडेमोक्रेटिक है, क्या वहां बच्चों को अलाउ किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए या वन वे एक्सप्लेनेशन चल रहा होता है। डिपेंड करता है कि टीचर कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग पकड़ रहा है, अप्लाई कर रहा है ना। उसी तरह से एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर हम लोगों को चाहिए कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको हम ले और बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करें।
क्योंकि आप अपना स्किल डेवलप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बच्चे उस लेवल पर नहीं जाएंगे तो आप जो बोल रहे हैं वो बच्चों तक पहुंचेगा ही नहीं। तो जो मेरा एम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप जो बातें कह रहे हैं उसको समझने के लिए बच्चों की लियाकत होनी चाहिए, बच्चों की भी समझ, उसकी समझदारी भी वैसी होनी चाहिए, तभी आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। सो इट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द क्लाइमेट ऑफ द क्लास। तो जब अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो क्लास का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और फिर आपको भी मजा आएगा पढ़ाने में, है कि नहीं? तो इस चीज पर हम लोग सब लोग ध्यान देंगे, देते ही हैं, लेकिन ठीक है। हाँ, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स विद मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू क्लास डिस्कशन, जीडी जो हम लोग ग्रुप डिस्कशंस वगैरह कराते हैं, उसमें अगर बच्चों की कम्युनिकेशन, अच्छा उसमें भी ध्यान देना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं है, एकदम से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वी नीड टू फाइंड आउट उन ऐसे बच्चों को हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो एकदम से इंडल्ज नहीं होते हैं, बोलते ही नहीं है, कई बार 3-4 बार पूछो तब एक जवाब देते हैं। तो उनको लाना है उस प्रैक्टिस में सो दैट कि दे कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन से उनके अंदर जो सवाल है, उनके जो फीलिंग्स है वो बाहर आएंगे। मोर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ क्लास विल बी हेल्पफुल इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जितना ज़्यादा लोग बात करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेट करेंगे आपस में, उनकी कमजोरियां बाहर आएंगी, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, फिर आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो बात करें। अगर वो बात नहीं करेंगे तो फिर आप उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और जब डॉक्टर किसी डिजीज को डायग्नोज ही नहीं कर पाए तो क्या दवा लिखेगा? तो पहला चीज होता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो किस बात में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्वेश्चन बनाने में, रीडिंग में, राइटिंग में, होमवर्क क्यों नहीं आ रहा है। हम कहते हैं कि अरे पढ़ता ही नहीं होगा घर पे, अरे उसको आता ही नहीं, आता तो नहीं भी बना के आता है, स्कूल में बना लेता है बच्चा, तो उसको आना चाहिए, और हमें पता ही नहीं होता है कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले क्या था कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते थे उनको क्या होता था कि अलग स्कूल होते थे उनके लिए। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जब आया है तो उसको उठा के लाया कि नहीं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ बैठ के ये पढ़ेगा। अब स्पेशल टीचर्स होते हैं, लेकिन स्पेशल टीचर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि उन बच्चों को जो स्पेशल नीड्स जिनको चाहिए उनको नॉर्मल बच्चे के साथ बिठाया जाता है, और ऐसा देखा गया है कि वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए वो नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं। हमारे जो बच्चे होंगे इस तरह से जब बातें करने लगेंगे आपस में, उनको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, उसके प्रॉब्लम टीचर्स तक आइडेंटिफाई होंगे, उस प्रॉब्लम का फिर निदान निकाला जाएगा, उसको डायग्नोज किया जाएगा, उसको क्योर किया जाएगा। तो क्या होगा, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से लोग ज्यादा सीखते हैं। उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो समाज को दृढ़ बनाएगा एकदम। जैसे कई बार होता है ना कि समाज ही सोच लेता है अरे ये तो नहीं कर पाएगा, ही इज चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स जो पहले स्पेशल नीड के स्टूडेंट हुआ करते थे और उन्होंने कुछ कर लिया है, तो उनको ये एकदम अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं ये बच्चा करेगा, और वो समाज को ले आता है रास्ते पे कि नहीं नहीं हम जो कह रहे हैं वही होगा। तो इस तरह से समाज के अंदर बदलाव आता है। एक आदमी अगर कॉन्फिडेंट हो जाए किसी इरादे को लेकर के, पक्के इरादे को लेकर के, तो फिर वो समाज को बदल देता है। तो ये आएगा एक्सपीरियंस से, और वो एक्सपीरियंस कौन देगा? हम टीचर्स देंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके। वी विल बिकम रैशनल, वोकल एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन। हम जब रैशनल रहेंगे, हम जब चीज़ों को पकड़ेंगे, हम जब जानकार रहेंगे, हम वोकल रहेंगे। बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब आएगा? जब हम बोलेंगे ना। हम चुप रहेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। तो हमको ज़रूरत है बोलने की। जब हम बोलेंगे, जब हम जानकार रहेंगे, देखिए हमको भगवान ने 2 कान दिया, 1 जुबान दिया। कहा गया, आप समझिए इसके पीछे की साइकोलॉजी है, इसके पीछे का लॉजिक है। भगवान ने कहा डबल सुनो, डबल सुनो, 1 बोलो। क्यों? कारण बताते हैं। आप वो बात बोल ही नहीं सकते जो आप जानते ही नहीं है।
लेकिन आप वो बात सुन सकते हैं जो नहीं जानते हैं। जो बात आप नहीं जानते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं। तो एक्वायरिंग नॉलेज जो है वो लिसनिंग से आता है, बोलने से नहीं आता है। टॉकिंग से आप नॉलेज इंपार्ट करते हैं, लेकिन गेन नहीं करते हैं। गेन लिसनिंग से करते हैं। लर्न और अर्न इतना पावरफुल वर्ड है। लोग अर्न की तरफ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अर्न करने के लिए उससे पहले एल जरूरी है, एंड एल इज फॉर लिसनिंग। आप सुनेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं। प्रिंसिपल सर का इंस्ट्रक्शन आता है ना, तो इंस्ट्रक्शन पे हम लोग वर्क करते हैं, तभी ना काम होता है, तभी ना पैसा मिलता है। अगर उसके इंस्ट्रक्शन को हम नहीं समझेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम क्या काम करेंगे? कुछ भी नहीं। वो इंस्ट्रक्शन देंगे और हम बोलेंगे तो कहेंगे तू जा बाहर, है ना। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो काम ना करें। तो लिसनिंग, लिसन और लिसन, अगर आप लर्न को देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना, एल शब्द जो है वो लिसनिंग के लिए आता है। उसके बाद ही आप अर्न कर सकते हैं। पहले आप लिसन कीजिए। और आप पूछेंगे कि सर हियर का मतलब भी तो लिसन, सुनना होता है, तो हियर क्यों नहीं है यहाँ पर? हियर का मतलब होता है कान से सुना और निकल जाना। लिसन के अंदर फर्क है। लिसन के अंदर होता है लिसन करके उसको अंडरस्टैंड करना। इसीलिए हम कहते हैं लिसन टू मी। बच्चों को कहते हैं लिसन टू मी। उनको नहीं कहते हैं कि हियर मी आउट, नहीं, उनको समझने के लिए कहते हैं कि मेरी बात सुनो और समझो भी, लिसन कहते हैं। और हियर अगर हम यूज करते हैं तो बंद कर दीजिए हियर कहना। हियर का मतलब ही होता है सिर्फ सुनो, समझो नहीं। तो ये बहुत पावरफुल वर्ड है। तो बच्चे जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, बच्चे जब चीज़ों को समझेंगे, तो प्रोफेशनली भी और सोशली भी समाज के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके निदान के रूप में वो देखेगा कि इसका निदान क्या हो सकता है। उसके प्रोफेशनल लाइफ में, उसके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। वो एम्बिगुअस नहीं होगा कि क्या करें, पत्नी ऐसा कह रही है, माँ ऐसा कर रही है, क्या करें। ही शुड नो कि उसे इस दोनों में डिफरेंशिएट करना होगा कि क्या, कितना हम माँ का माने, कितना हम वाइफ। वो माँ को भी नहीं छोड़ सकता, वो वाइफ को भी नहीं छोड़ सकता। ही शुड बी क्लियर। देखिए एक वर्ड है इंग्लिश में डिलेमा। डिलेमा क्या है? डिलेमा असमंजस को कहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये वहीं से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने से ही डिलेमा में आता है। गलत और सही कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा, कोई भी। दो गलत में ज्यादा गलत कौन है ये आइडेंटिफाई करना, इसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसी के लिए एजुकेशन होता है। दो राइट में ज्यादा राइट कौन है ये चुनना है लाइफ में। इसके लिए बच्चों को हमको तैयार करना है कि तुम्हारे जीवन में गलत सही तो तुम कर ही लोगे, कोई भी कर लेगा, उसको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। वो ऐसी कौन नहीं जानता है कि गाली देना बुरी बात है, सब जानते हैं, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। पर दो सही में ज्यादा सही को चुनना और दो गलत में कम गलत को चुनना, इसके लिए हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना है। हम ऑब्जेक्टिव आंसर्स कराते हैं बच्चों से, हम उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप सही मत देखो, आप देखो कौन नहीं है, पहले उसको स्ट्राइक आउट करो। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब उस दोनों में देखो कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये क्लैरिटी लाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मेन मोटो ही है कि बच्चे असमंजस में ना आए, उनको क्लियर हो कि हमें क्या करना है। वो एग्जाम का टाइम आता है, वो बच्चे परेशान फोन करते हैं, सर क्या करें, कितना चैप्टर पढ़ना है, वो क्लियर ही नहीं है। पहले दिन से क्यों नहीं तैयारी में लगा वो, उसको क्लियर होना चाहिए, सिलेबस क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तब देखिए वो एकदम आराम से आएगा, क्वेश्चन करेगा, सब कुछ लाइफ स्मूथली चलेगा। बस वही प्रयास है हम टीचर्स का कि हम कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे प्लान, कुछ ऐसी बातें बच्चों के अंदर इनकलकेट कर दें, सिखा दें, रख दें कि वो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने में घबराएगा नहीं। उसे पता है, चुन लेगा वो, क्योंकि वो उसे एम्बिगुअस एजुकेशन नहीं मिला है, उसे क्लियर माइंडेड टीचर्स मिले हैं, उन्हें एकदम क्लियर आइडियाज दिए गए हैं। आप दो अच्छे में ज़्यादा अच्छा चुनो, दो गलत में कम गलत चुनो। उसको पता है क्या करना है, वो चुन लेगा, ऑप्शन तो दो उसको। तो ये चीज़ें हमें बच्चों में इनकलकेट करना है। विल हेल्प देम टू हैंडल प्रोफेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड टेंशन इन द लाइफ
देन अल्टीमेटली विल बी एबल टू प्रिपेयर अ गुड सिटीजन, गुड नेशन। हम लोग जो काम कर रहे हैं इससे हम लोग, ऐसा नहीं, कल हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे सहोदय का, उसमें उन्होंने कहा, एक बात आई कि सर एडोलेसेंट एज में बच्चे गलत दिशा में चले जा रहे हैं। मुझे तभी ध्यान आया कि यार दे आर नॉट अवेयर, दे हैव नॉट बीन कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस स्टेज में हैं, उस स्टेज में क्या समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं से उसको कैसे निकलना है। कई बार घर में बच्चा बड़ा हो जाता है, 14 साल का बच्चा हो गया, कोई डिसीजन होना है घर में, पापा ने डिसीजन ले लिया, एंड बच्चा फील्स कि आई हैव समथिंग टू से, मेरा भी इस सजेशन में, इस डिसीजन में मेरा से है, और उससे पूछा ही नहीं गया। माँ बाप सोच रहे तो बच्चा है, बच्चा सोच रहा है हम बड़े हो गए। ये कम्युनिकेशन गैप है। उसमें क्या वो चिड़चिड़ा हो रहा है, अरे परिवार में तो हमारा कुछ है ही नहीं। ही फील्स लाइक दैट। वो लेके आता है प्रॉब्लम, उसको समझाना होगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कुछ मुद्दे हैं जिस पर आपका सजेशन कोई मैटर नहीं करता है, लेट देम डिसाइड। तो ये चीज़ें हैं जिसको कंसोल करना, कई बार उससे डिस्ट्रैक्ट करना कि जिस चीज़ में ये फंसा हुआ है कोई मतलब का नहीं है, उसको छोड़ो, हटाओ, उसको उस रास्ते से हटा के दूसरे रास्ते पर लाना जहाँ उसका दिमाग फालतू का इंगेज हो रहा है, तो वहाँ से हटाना ये भी काम है, वहाँ से एलिमिनेट करना उस चीज़ को, ये भी हम टीचर्स का काम है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। अब आइए फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करेंगे। फॉर्मल में एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है, फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको कम्युनिकेट करना होता है। अच्छा, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कई बार कोई फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखा गया, अब हम चाहते हैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना उसको कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो ये उसका जवाब नहीं आएगा कहीं से, लेकिन उसको हम डिसएडवांटेज के रूप में रख देते हैं कि देखो इसका जवाब तुमको नहीं मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका निदान निकले, लेकिन वहाँ नहीं है। इनफॉर्मल यानी हर सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है कुछ ना कुछ नया सीखने का, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसा मैंने चर्चा किया था एक बार कि रास्ते में चल रहे हैं, हमने पूछा किसी से कि रामनगर कहाँ है, तो वो आपको बता दिया, आपकी नॉलेज गेन हो गई। क्यों? पहले आपको पता नहीं था, अभी जब आप स्कूल से निकले थे कि रामनगर कहाँ है, बट रोड पर आकर के आप अपने नॉलेज में एक चीज़ इनहेंस कर लिए कि रामनगर कहाँ है, आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं। एनी क्वेश्चन? आप यहाँ से हम क्वेश्चन सेशन लेके चलेंगे, आप लोग कुछ पूछिए। और अटेंडेंस यहाँ पर अटेंडेंस आपकी लग गई है। और एनी मोर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। एटलीस्ट मैंने जो कम्युनिकेट किया है उसका वो कंप्लीट तभी होगा जब आपसे फीडबैक मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल आपका फीडबैक ना आए तब तक वो कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता नहीं है। और ऐसा कैसे होगा कि इफेक्टिव एजुकेशन पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर बात करते हुए बिना फीडबैक लिए, बिना कंप्लीट किए हम चले जाएंगे। फीडबैक दीजिए और उसके बाद मैं इसको आपकी तरफ मोड़ देता हूँ। हाथ उठा करके आप सब लोग बताइए। आ रहा है, बताएं आप लोग। सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, जो आपने हाथ उठा के बताइए। बहुत अच्छा, बस 3-4 आदमी को अच्छा था ना? चलिए, तो हम लोग क्लास में जाकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर बात करेंगे और इफेक्टिवली वर्क करने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए। जी 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 जी, एक मिनट, लिसन टू मी। हाँ आपने जो बड़ी क्वेश्चन की बात की है, क्लास की जो बात की, हाँ, तो
जब तक बच्चे का 100% कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन आपकी तरफ नहीं होगा, चाहे किसी भी शिक्षक बिल्कुल क्लास में, बिल्कुल, या उसका जो बैठा हुआ है बच्चा, अगर वो 90% पे उसका बॉडी नहीं है, मतलब 90 डिग्री पे अगर उसका बॉडी नहीं सही से बैठा हुआ नहीं है, तो क्या आपका ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा? हाँ, जो कंसंट्रेशन की बात आपने करी है उस पर अलग से यहाँ बात होगी। पहला इसके कई प्रोसेस हैं। बच्चों को सही पोस्चर में बिठाना, एक तो लीनिंग है ऐसे करके तो वैसे नहीं चलेगा, ही शुड सिट स्ट्रेट, है ना, उसके कई आयाम हैं, सब पर बात होगी। और बच्चे एकदम अपने फॉर्म, हम जो बात कर रहे थे वो कम्युनिकेशन पर बात कर रहे थे, मतलब वहां पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड है, ही इज हैविंग फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल अटेंशन टू मी, हम वो सब कंसीडर करके चले हैं, तब कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जहां पर होगा कि बच्चे को बिठाना, उसका अटेंडेंस हो जाना, वो पूरे फुल फ्रेम में आ जाना, शांत होना, सब कुछ ये एक अलग मैटर है, डिसिप्लिन का मैटर है, कंसंट्रेशन का मैटर है। वहां पर हैप्पी क्लासरूम जो होता है उसमें हम लोग बात करेंगे। इस पर है कई सारे टॉपिक्स हैं जिस पर अलग अलग बात होगी। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर फोकस प्रोग्राम था, समझ गए? एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, और फिर CEO पटना, दिल्ली, सबको मेरा बहुत थैंक, आप सबके तरफ से भी कि हमें ये मौका मिला। ओके, थैंक यू ऑल। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू।